तो कल अपना बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट शुरू हो चुका था। तो कॉस्टिंग और अकाउंट्स में क्या क्या सिमिलर चीजें बोली थी? दोनों में भी क्या होते हैं? जर्नल होता है, दोनों में भी लेजर, दोनों में भी ट्रायल बैलेंस। फिर अकाउंट्स में क्या बनता है? यहाँ पे क्या बनता है? कॉस्ट शीट। ओके, फिर इसमें और इसमें क्या फर्क बोला था? अकाउंट्स में क्या होता है? एंड ऑफ द ईयर होता है, एंडेड, जब सब डेड होता है तब अकाउंट शुरू होता है। और यहाँ पे क्या होता है कॉस्टिंग में? हाँ, पहले सब कुछ एनालिसिस सबसे पहले होगा, बजटिंग करेंगे, एक्सपेक्टेशंस करेंगे, एक्सपोजर्स देखेंगे, ये सब चीजें होंगी अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स में एनालिसिस होगा, डिसीजन मेकिंग होगी। अकाउंट्स के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। इट्स लाइक किसके जैसा बोला था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मरने के बाद सब कुछ होने वाली चीज है, उससे कुछ फायदा नहीं है। क्यों मरा, उसके जान के क्या फायदा है? बचा तो नहीं सकते। एटलीस्ट कॉस्टिंग में अपन एटलीस्ट बचाने की कोशिश तो कर सकते कि भाई सामने वाले को बीमारी क्या हुई है, सो वी कैन अकॉर्डिंगली वी कैन ट्राई, और उसके हिसाब से उसको बचाने की कोशिश हो सकती है। दैट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में और एक चीज बोली थी कि कौन सी भी दुनिया की कोई भी चीज उठा लो, वो कौन कितने एलिमेंट से बनती है? 3 एलिमेंट्स। कौन से 3 एलिमेंट्स? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब जनरल अकाउंट्स वाली भाषा में एक्सपेंसेस, पर अभी अपन कभी भी ये वर्ड नहीं यूज करेंगे। फुल कॉस्टिंग में हमेशा क्या वर्ड आएगा? ओवरहेड्स। मटेरियल के कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट है। कौन सा? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल? जो कस्टमर तक जाता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल में, अभी पैकिंग मटेरियल किस में आएगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट आंसर ऐसे कैसा देते रहे तुम? हाँ, पैकिंग कितने टाइप की बोली थी मैंने? 3। कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी पैकिंग, डायरेक्ट, और टर्शियरी, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। समझा क्या? ओके। सेकेंडरी अगर कस्टमर तक जाती है तो अगेन मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। अगर कस्टमर तक नहीं जाती सेकेंडरी पैकिंग तो इनडायरेक्ट। पॉसिबल है अगर तुमने देखा रहेगा चॉकलेट्स, डीमार्ट वगैरह में कभी जाएंगे तो अगर अपन छोटे शॉप में जाते तो 1-1 रुपए के ट्रॉफी टॉफी जिसको बोलते थे हम, चॉकलेट, तो वो चॉकलेट डायरेक्टली लेंगे उसको कवर रहता है, कवर, उस कवर को क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी पैकिंग। वो कस्टमर तक जा रही है क्या, तो ये क्या हो जाएगी? डायरेक्ट मटेरियल। अभी सपोज मेलोडी ले लो या एप्पल ले लो, ऐसे कुछ चॉकलेट ले लो, वो 100 या 50 का पैकेट बनता है। ठीक है, ये नॉर्मल शॉप वाले वैसे नहीं बेचते। डीमार्ट वगैरह में, बिग बाजार में क्या करते हैं, 50 से 100 का पैक बनाते, पॉलीथीन वाला, फिर वो बेचते हैं। और डीमार्ट वाले को वैसे पैक में आता है, कार्टन में आता है? कार्टन में। तो डीमार्ट वाले को आएगा कार्टन में, चॉकलेट का प्राइमरी पैकिंग उसको पैकिंग वाला, फिर वो 50 या 100 कैंडीज को पैकिंग वाला दूसरा पैकिंग, और फिर बुक्सा थर्ड पैकिंग। समझ में आया? तो अभी इसके केस में कस्टमर तक क्या जा रहा है? प्राइमरी। सेकेंडरी जा रहा है क्या? केस टू केस चेंज हो सकता है। टर्शरी 101% नहीं जाता, प्राइमरी 101% जाता, सेकेंडरी कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता। फिर सर हम उसको क्या बोलना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम डाल सकते, और सिर्फ नीचे नोट मारना, नहीं बोलना एट सेकेंडरी पैकिंग वी आर अज्यूमिंग इट इज अ डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट नहीं। तुमको जो करना है करो, सिर्फ एजम्पशन लिखो। ये समझा? फिर उसके बाद अपन आए थे दूसरा एलिमेंट, लेबर। दूसरा एलिमेंट है लेबर। तो लेबर के केस में क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर कौन सा वाला? जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी, अगेन प्रोडक्शन पे नहीं, जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी है उसके अंदर, उसके ऊपर जो इन्वॉल्व है वो सब क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट, बाकी सब इनडायरेक्ट। वेरी गुड। फिर उसके बाद अपन आए थे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में कितने टाइप है? हाँ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, उसमें कौन से अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से। फर्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। तो अब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के 2 एग्जांपल्स बोलो।
फिर डेप्रिसिएशन गलत। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ये फैक्ट्री ओवरहेड है। और हाँ, फैक्ट्री रेंट, प्रीमाइसेस के फैक्ट्री प्रीमाइसेस के रेंट। तो ये तुमको इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सी चीज फैक्ट्री के अंदर है, फैक्ट्री के अंदर के रिलेटेड सब खर्चे हो जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। और नेक्स्ट था एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे समझना है? ऑफिस के रिलेटेड जो भी खर्चे हो गए वो सब हो जाएंगे तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो कौन सा रहता है? डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, और एक आधा एक्सपेंस बोलो डिलीवरी ओवरहेड्स में। हाँ, परफेक्ट कैरेज आउटवर्ड बोल सकते हैं, या वैन जिसके अंदर वो डिलीवरी हो रही है उस वैन का डिप्रिसिएशन, उस वैन का ड्राइवर, उसका हेल्पर, कल लिए थे ना इतने सारे एग्जाम्पल। फ्यूल चार्जेस, परफेक्ट। तो ये सब थे अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल्स। तो कल अपन इसका बाइफर्केशन देखने वाले थे पर तुम पक गए थे। तो ये 16 आइटम्स है। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड तो कौन सा ओवरहेड? फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। करो बाइफर्केशन। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारा बाइफर्केशन लिखो। गुस्सा नहीं। हो गया? देखो ट्राई करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गलत गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्राई करना बहुत जरूरी है। हर एक इसका आंसर लिखो, गलत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। कौन सा पब्लिश होने वाला है? हो गया? कितने लोगों का कंप्लीट है? ओके, लेट्स चेक कि क्या क्या आंसर आने चाहिए।
सबसे पहले एजेंट कमीशन किस में आना चाहिए? सेलिंग एंड, ओके ठीक है, सेलिंग में पकड़, सेलिंग, सेलिंग ओवरहेड्स। क्यों सेलिंग? अपन एजेंट्स का काम क्या रहता है जनरली, अपना गुड्स बेच के देना, तो उसको अपन उसके लिए कमीशन देते, तो ये सेलिंग में चले जाएगा। वेयर हाउस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक ही बचा है, सेलिंग बोल दो, फैक्ट्री बोल दिए, एडमिन बोल दिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिए। ओके, कितने लोगों को लगा कि फैक्ट्री में आना चाहिए? ओके, कितने लोगों को लगता है एडमिन में आना चाहिए? एक। कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए ऐसा लगता है? एक, दो। सेलिंग, ओ, ओके, द करेक्ट आंसर वुड बी, कोई भी एक्यूरेट नहीं है। करेक्ट आंसर इज फैक्ट्री प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। इट डिपेंड्स कि किसका गोडाउन है। देखो, दो टाइप के गोडाउन होते हैं हर बिजनेस में। एक होता है रॉ मटेरियल का गोडाउन और दूसरा होता है फिनिश गुड्स का गोडाउन। अभी 20 का गोडाउन बनाएंगे तो 11 वाले रॉ मटेरियल गोडाउन बन जाएंगे और तुम लोग फिनिश गुड्स में चल जाएंगे। तो एक्चुअली रॉ मटेरियल गोडाउन, अभी शुगर केन का रॉ मटेरियल गोडाउन, और शुगर केन प्रोसेस होने के बाद शक्कर बनेगी और शक्कर का गोडाउन हो जाएगा फिनिश गुड्स का। तो रॉ मटेरियल का गोडाउन फैक्ट्री में होता है क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है। समझ में आ रहा है? तो रॉ मटेरियल का गोडाउन का खर्चा आना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में। और फिनिश गुड्स का मेन काम क्या होता है? बन तो गया है ना, अभी रखी क्यों है गोडाउन में? बेचने के हिसाब से, मतलब वो डिलीवरी करने तक की सुविधा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाना चाहिए। तो अगर वो फिनिश गुड्स है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर रॉ मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझ में आया क्या? रॉ मटेरियल रहा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स और फिनिश गुड्स रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन। समझा पक्का? ओके, वेयरहाउस रिपेयर्स। सर हमको अभी ये समझ में आता, सेम वेयरहाउस है, फिर वो रॉ मटेरियल का वेयरहाउस रहा तो उसके रिपेयर्स क्या हो जाएंगे? फैक्ट्री में। और फिनिश गुड्स का वेयरहाउस रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन में। होता? ओके, लाइटिंग ऑफ ऑफिस, परफेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिन में चले जाएंगे वो। ऑफिस सैलरीज, परफेक्ट, एडमिन में चले जाएंगे। डायरेक्टर रेम्युनरेशन, कल अपना हुआ था ना, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, पक्का, एडमिन। महान लोग, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रांसपोर्ट मतलब माल की होती है, ट्रैवलिंग जीते जागते इंसानों की होती है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने की बातें कर रही क्या? ट्रैवलिंग मतलब जीता जागता इंसान उसमें बैठ के घूम रहा है, उसको ट्रैवलिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी आए गए तो गाउटी लोगों को थोड़ा और भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले होता है कन्वेंस। कन्वेंस एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका मतलब है घूमना। ट्रैवलिंग मतलब भी घूमना और ट्रांसपोर्ट मतलब भी घूमना। सिर्फ ट्रांसपोर्ट मुर्दों, निर्जीवी, क्या बोलते हैं यार उसको, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। लिविंग थिंग्स का दो हो सकता है, एक तो ट्रैवलिंग नहीं तो कन्वेंस। कोई बता पाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस? कन्वीनियंस नहीं, कन्वेंस। ट्रैवलिंग दूसरे को भेजे, ए जा मेरे लिए पिज्जा लेके आ। हाँ, और कोई क्रिएटिव आंसर? ऐसा, ओके, विद इन सिटी लिमिट्स कन्वेंस होता है और सिटी को जैसे क्रॉस करते उसको ट्रैवलिंग बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल तुम यहां से मुंबई, पुणे, हैदराबाद जा रहे हो, तब उसको बोलते हैं आई एम ट्रैवलिंग। तुम बीसीए से घर पे जा रहे हो, आई एम ट्रैवलिंग। अबे महान इंसान घर पे तो जा रहा है, ट्रैवलिंग क्या कर रहा है? और वो बाद में बोलता है हाँ ट्रैवलिंग से कब आए? 5 मिनट में आया है, इधर तो जा रहा है। तो ट्रैवलिंग इज नॉर्मली आउट ऑफ स्टेशन। जो तुम्हारा नेटिव प्लेस है वहां से छोड़ के जा रहे हो तो उसको ट्रैवलिंग बोलते हैं।
और शहर के शहर में घूम रहे तो उसको कन्वेंस बोलते। तो ट्रैवलिंग नॉर्मली इंसान करता है, और ये ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन का तो ऐसा स्पेसिफिकली बोला है नहीं, तो ये बन जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। समझा? ओके। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस। आगे हम कॉपी पेस्ट कौन सा, अगर रॉ मटेरियल का रहा तो फैक्ट्री, और फिनिश गुड्स का रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस, अगेन रॉ मटेरियल का रहा तो फैक्ट्री में, और फिनिश गुड्स का रहा तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडमिनिस्ट्रेशन। पेड मैगजीन, सेलिंग। डोनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग। ओके। किसी किसी को लगता है फ्री सैंपल को डोनेशन बोलते, नहीं। फ्री सैंपल और डोनेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। फ्री सैंपल तुम्हारा मतलब ही इंटेंशन होता है उसके पीछे कि भाई लोग खाएंगे फुकट का तो बाद में पैसे देके खाएंगे, तो इसलिए तुम फ्री में बांटते। डोनेशन का मतलब तुम्हारी क्या बोल सकते हैं, हाँ, सोशल सर्विस, एथिकल जो तुम्हारा दिमाग है, मन है, उसके थ्रू स्व इच्छा से, कोई उसका लिमिट विमिट नहीं होता, उससे दे देना चाहिए। ओके। मुझे बताओ कि एक आधा इंसान 10 लाख रुपए कमा रहा है, 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसने कितना डोनेशन करना चाहिए? उसकी मर्जी, कंपल्सरी नहीं है। क्यों? हाँ सर, स्व इच्छा है, कंपल्सरी कुछ भी नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली तुम ये समझ रहे हो क्या कि अगर एक आधी चीज मुझे मैन्युफैक्चर करनी है, बनानी है, तो उसको डोनेशन करना जरूरी है? डोनेशन करना कोई जरूरी नहीं है। तो ये कॉस्ट है क्या? सबसे पहले तो समझा, इट इज नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। ये नया आइटम आ गया तुम्हारे सामने, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट लिखो, और लिखो नॉट, अभी स्टार्टिंग के पेजेस में जो कल मैंने बोला था वहां पे, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट आइटम्स। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ढंग से सुनो और समझो। क्या होता है, अकाउंट्स बहुत मतलबी है और हावला भी है। पैसा हिला कि अकाउंट्स में एंट्री आती। से फॉर एग्जांपल, बीसीए में प्रॉफिट हुआ, ओनर दिनेश सर भी है, मैं भी हूं, मैं लिया या दिनेश सर लिए, बात एक ही थे क्या अकाउंट्स के हिसाब से? नहीं। अगर दिनेश सर लिया तो तुम क्या करेंगे, दिनेश सर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर मैं लिया तो मेरे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और पैसा हिला मतलब अकाउंट्स में कैसा है, मनी मूवमेंट हुआ तो एंट्री तो होना ही है। एक बार नहीं हुआ तो भी एंट्री होगी, सॉरी, एक बार नहीं हुआ तो एंट्री होगी नहीं होगी अलग बात है, पर पैसा अगर हिला, मूवमेंट हुई, तो एंट्री तो बनती है अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, फिर वो ओनर क्यों ना उठाए, आउटसाइडर उठाया तो एंट्री होती है। सपोज विजय ने पैसे लिए तो मैं क्या बताऊंगा उसका है, मेरा डिमोशन हुआ है, उसका प्रमोशन हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ओके, विजय ने पैसे उठाए तो उसका क्या करेंगे, एक तो सैलरी, नहीं तो एडवांस, मतलब कोई से भी केस में एंट्री तो होगी कि नहीं? ओके। अकाउंट्स के अंदर है ना, पैसा हुआ कि एंट्री देनी जरूरी है, और हर एक पैसों का हिसाब रखा जाता है। कॉस्टिंग ऐसा नहीं है, मतलब ही नहीं है, ये सिंपल इंसान है। ये क्या बोलता है कि भाई पहला क्वेश्चन ये पूछो कि ये कॉस्ट का पार्ट है क्या। अभी पहला क्वेश्चन तुमने ऐसा पूछना चाहिए, बिना डोनेशन के वो प्रोडक्ट बन सकता है क्या? बन सकता क्या? यस, देन इट इज नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। अभी मुझे बोलो, रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्ट बन सकता क्या? लेबर के बिना, फैक्ट्री के बिना, मशीनरी के बिना? नहीं ना, मतलब ये सब जरूरी है क्या? यस। अगर वो चीज बनाने के लिए या कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर तक पहुंचने तक का अगर सफर में कोई भी खर्चा लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा,
कॉस्टिंग कॉस्ट बन जाएगा। फिर कॉस्टिंग कॉस्ट आने के बाद अपन सोचेंगे कि ये मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है तो कौन सा है, ये सब चीजें। अगर वो कॉस्टिंग का कॉस्ट ही नहीं है तो कॉस्टिंग में आना नहीं चाहिए, बट सर ये तो गलत है, अकाउंट्स में तो लेते हैं। अकाउंट्स का पर्पज ही अलग है, कॉस्टिंग का पर्पज अलग है। कॉस्टिंग का पर्पज है मुझे कॉस्ट जानना है कि ये बनाने में कितना खर्चा लग रहा है। तो मैंने जैसा क्वेश्चन पूछा था कि 10 लाख रुपए में कमा रहा हूं, कितना डोनेशन करना चाहिए, इसका कोई रूल है क्या? चाहे तो 10 लाख भी डोनेट कर सकता हूं, चाहे तो 1 रुपया भी कर सकता हूं, या मैं तो 1 रुपया भी नहीं कर सकता। ऑल पॉसिबल कंडीशंस। तो डोनेशन कंपलसरी है क्या? नहीं, मतलब इट इज नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। समझ में आया? तो स्टार्टिंग के पेज पे लिखो, the costs which are not required, the cost which are not required for manufacturing oblique rendering। मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं, सर्विस रेंडर होती है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक रेंडरिंग is not considered in costing, is not considered in costing, is not considered in costing। दो, कट्टी वाला नहीं, दूसरा वाला THO वाला, दो दो। they may be considered, they may be considered in accounts, in accounts। अकाउंट्स में डोनेशन की एंट्री पास करते क्या होती? डोनेशन टू कैश। वाह वाह। और डोनेशन अकाउंट क्लोज कैसे होता? P&L में डालते, P&L में जाएंगे ना सर, हम सिर्फ जर्नल एंट्री मारते, पोस्टिंग नहीं करते, हमको क्या करने का? हाँ, P&L टू डोनेशन। हाँ, P&L टू कैश। वो तो हो गया बच्चा, फिर डोनेशन अकाउंट को क्लोज तो करना पड़ेगा ना। अगर पर्सनल रहा तो कैपिटल, बिजनेस का रहा तो P&L, तो डरने का क्या है, बराबर है। हाँ, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का ना। अगर मैं ऐसा बोला रहता ड्रॉइंग की एंट्री कैपिटल, हाँ सर कैपिटल में जाती और किधर जाती, ऐसा बोले क्या? हाँ, ओके। बैंक चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन, गलत, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। बैंकिंग फाइनेंस का काम हो गया, कॉस्टिंग का खर्चा नहीं है। मैं कॉस्टिंग में क्यों पकड़ू बैंकिंग के रिलेटेड? तो ये फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर हो गया, ठीक है, इट्स नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। तो उस आइटम में लगे तो ये भी ऐड कर ही दो। वहां पे एग्जाम्पल लिख रहे कि नहीं, डोनेशन, बैंक चार्जेस। ओके, डिस्काउंट अलाउड, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। ओके, मेरे को जितना पता है, मेरे को अकाउंट्स में दो डिस्काउंट पता है। रिसीव्ड एंड अलाउड, वाह वाह। ट्रेड डिस्काउंट एंड, वेरी गुड। ट्रेड डिस्काउंट क्या रहता है? कब देते हैं? बल्क में जब बाय करते तो उसको प्राइस अपन कम करते हैं। उसकी एंट्री क्या होती है? एंट्री नहीं होती, बेसिकली अपन उसको प्राइस ही कम लगा रहे तो एंट्री मतलब एंट्री पास करने की कोई संबंधित नहीं आता, तो उसको अपन बेसिकली कॉस्ट मानते ही नहीं। अगर अकाउंट्स में नहीं मानते तो कॉस्टिंग में मानेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट तो आता नहीं। दूसरा कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? कैश जल्दी मिलने के लिए, कि भैया अगर तो 1 महीने के बाद पेमेंट देने वाला है, मुझे आज दो। वो बोलता है आज क्यों दो, 30 दिन के बाद। मार्केट में सब जगह 30 दिन के बाद देते हैं, तो मैं भी 30 दिन के बाद दूंगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो बोलते आज ही चाहिए मुझे। तो ठीक है, 2% नहीं तो 1% वो कट करके देगा। तो ये इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इससे क्या हुआ? पैसे प्रोडक्शन में फास्ट हुआ, प्रोडक्ट बनने में कुछ रुकावट आई नहीं। तो ये है फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट, इसके जैसे ये भी कॉस्टिंग कॉस्ट
नहीं हाई, इट्स नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट. नेक्स्ट इज बैड डेट्स. अगेन इट्स नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट. क्यों भाई? तुम वसूल नहीं कर पाए, तुम्हारी बिजनेस की इनएफिशिएंसी है. देखो माल बेचे, वसूल करना तुम्हारा काम है, तुम नहीं कर पाए तुम्हारा प्रॉब्लम है. प्रोडक्शन का उसका कॉस्टिंग का कोई संबंध नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट, क्योंकि प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर है. उसमें कॉमा करके बैंक इंटरेस्ट भी लगा दो. अभी लिख रहे ना उधर एग्जाम्पल में बैंक इंटरेस्ट भी लिखो. बैंक इंटरेस्ट इज ऑल्सो नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट. अभी 2 मिनट का ज्ञान और बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान. बैंक इंटरेस्ट नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट. क्यों, कोई बता पाएगा? नहीं, ये तो मैं बोल दिया नहीं है, ये फिक्स है. अभी क्यों नहीं है? ओवरड्राफ्ट पे चाहे, हाँ तो हाँ, तो जनरली वो फाइनेंस के रिलेटेड हो गया. देखो इंटरेस्ट कब लगता है? जब मैं लोन लिया, वो ओवरड्राफ्ट फॉर्मेट में हो, सीसी हो, टर्म लोन हो, कुछ भी हो, इंटरेस्ट कब लगता है? लोन लिए तो लगता, अदरवाइज नहीं लगता. अगर इमेजिन करो कि दिनेश सर एक फैक्ट्री डाले, मैं एक फैक्ट्री डाला, मैं घर से पैसे लगाया, दिनेश सर लोन से लिए, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ठीक है. मैं बेच रहा 10 रुपए में, दिनेश सर बोल रहे 11 रुपए में. दिनेश सर बोल रहे हैं 11 रुपए में, तुम किसका लेंगे? क्यों? प्राइसिंग कम है. तो मैं, दिनेश सर बोलेंगे यार मैं भी तो, सर मैं बिना प्रॉफिट के बेच रहा. मैं बोला मैं भी बिना प्रॉफिट के बेच रहा. फिर सर को 11 रुपए क्यों लेना? क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट वसूल कर. तो बेसिकली वो कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है. बट इसके ऊपर बहुत डिबेटेबल इशू भी है कि भाई हमने लोन क्यों लिया. लोन लिया खुद के पैसों, खुद के ऐश आराम के लिए लिया क्या? गाड़ी के लिए लिया क्या? घूमने के लिए लिया क्या? कोई भी बिजनेसमैन लोन क्यों लेता है? बिजनेस के लिए लेता है. तो भाई अगर मैं लोन ही नहीं लेता था तो रॉ मटेरियल नहीं आता था, रॉ मटेरियल नहीं आता था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, गुड्स ही नहीं बनता था, तो बेचेगा क्या? समझ में आया? तो ये दोनों भी स्कूल ऑफ थॉट से, स्कूल ऑफ थॉट मतलब अलग अलग विचारधारा है. किसी को लगता है कि बैंक का इंटरेस्ट कॉस्टिंग में आना चाहिए, किसी को लगता है कि बैंक का इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए. नहीं आने का रीजन मैंने वो दिनेश सर वाला एग्जांपल दिया. दिनेश सर ने लोन लिया, उनका कॉस्ट बढ़ गया, मैंने घर से पैसे लगाए, मैं इंटरेस्ट ऐड नहीं करूंगा तो मैं कॉस्टिंग भी नहीं करूंगा. समझे क्या? तो उस हिसाब से कॉस्ट में नहीं आना चाहिए. और दूसरे हिसाब से बिजनेसमैन बोलेगा कि भाई अगर मैं लोन ही नहीं लेता था तो बिजनेस ही नहीं चलता था ना. इट इज वेरी नीडेड टू रन द बिजनेस. फिर इसका एक मिडिल सोल्यूशन है. क्या मिडिल सोल्यूशन है? कि अगर लिए वाला बैंक का लोन, लिए वाला बैंक का लोन कंफर्मली पता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हुआ है, कंफर्मली पता है कि बिजनेस के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो फिर वो कॉस्टिंग में ले सकते. अगर तुमको पता नहीं कि वो किस चीज के लिए लिया है, जनरल पर्पज है, तो फिर उसका कॉस्टिंग में नहीं ले सकते. सपोज उस लोन से मैंने स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल खरीदा है, स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल खरीदा है, तो लेना चाहिए क्या? हाँ, मुझे 101% पता है वो बिजनेस से लिंक्ड हो गया, तो अभी मैंने उसका इंटरेस्ट ले सकता हूं. सपोज डिलीवरी वैन जो खरीदनी है उसके लिए पैसे नहीं थे, डिलीवरी वैन खरीदने के लिए मैंने लोन लिया, कार लोन, और उसे वो डिलीवरी वैन खरीदी. अभी आना चाहिए क्या कॉस्टिंग में? यस, क्योंकि वो अल्टीमेटली कॉस्टिंग मतलब क्या बोला मैंने? रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर तक पहुंचने तक का खर्चा. तो डिलीवरी वैन जरूरी है क्या? यस. तो डिलीवरी वैन कॉस्टिंग में है क्या? है. तो उसका, उसके लिए अगर मैंने लोन लिया तो वो आएगा क्या? यस. पर अगर जनरल पर्पज लिया है, ओवरड्राफ्ट, अभी ओवरड्राफ्ट किसके लिए पर्टिकुलरली यूज हुआ किसको नहीं पता रहता. अभी कार लोन स्पेसिफिकली किसके लिए यूज हुआ? कार के लिए. अगर मैं रॉ मटेरियल के लिए लोन लूंगा तो रॉ मटेरियल में यूज हुआ. ओवरड्राफ्ट किसके लिए यूज हुआ? मैं बोल सकता क्या स्पेसिफिकली? नहीं. समझ में आया? अगर बैंक का इंटरेस्ट स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग या एडमिन या डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है और वो कंफर्म प्रूफ कर सकते हैं अपन, तो फिर वो हो जाएगा कॉस्टिंग में, अदरवाइज नहीं जाएगा. समझा?
हाँ या ना, दो आंसर रहते। तो लिखने का क्या लिखते? तुमको मन में आए वो लिखो। तुम्हारी भाषा में मराठी, हिंदी, तेलुगु, मारवाड़ी, जो लिखना है लिखो। पर वो तुमको समझना है। वो बाद बाद में कभी आएंगे, तब मैं बोलूंगा कि मैंने बोला था ऐसा, इसलिए अभी लिख लेना। हो गया। नेक्स्ट। तो अब ये 20 आइटम की लिस्ट है। इसको तुमको सोचना है कि मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, तो कौन सा ओवरहेड है। अगेन 11वीं में करे थे ना ऐसा अकाउंट्स में, लिखते नहीं थे पी एंड एल आइटम, बैलेंस शीट आइटम, ऐसा कुछ ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, नहीं कर रहे, इधर करो। पढ़ो आइटम और तुमको क्या लगता है वो लिखो, कि हमको सर ये मटेरियल लगता है, ये लेबर लगता है, ये क्या लगता है एग्जैक्टली exactly? क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 15। और है ना, खुद से डिसाइड करके लिखो क्या आंसर लगता है। गलत गया तो गया, कौन से में पटके मार रहा। तुमको आइडिया क्लियर हो जाएगी।
हो गया? ओके, हो गया? कितने लोग कर रहे हैं अभी भी? ऐसा उल्टा क्वेश्चन पूछना पड़ता। टेलीफोन रेंटल्स। परफेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन। वेजेस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड फॉर फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड्स। पार्सल्स सेंड टू कस्टमर। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। अभी देखो, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अलग से पढ़ा है आप, और पूरे कॉस्टिंग में वो एक ही जगह काम आएंगे, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ही हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है, तुम करेक्ट है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जनरली दोनों कंबाइन किए जाते हैं हर जगह। तो डिस्ट्रीब्यूशन। वेजेस इन कटिंग डिपार्टमेंट। मटेरियल। फैक्ट्री। लेबर। बोल दो अभी, एडमिन, सेलिंग। फैक्ट्री रेट्स। कितने लोग को फैक्ट्री रेट्स लग रहा है? मटेरियल कितने लोग को लग रहा है? ओके। लेबर। और कुछ बचा है? तो बाकी लोग को क्या लग रहा? हुड़ हुड़ दबंग दबंग। हाँ, इसे लेबर, अरे वेजेस है ना यार, कटिंग डिपार्टमेंट, वो कट कर रहा है, वो लेबर है, उसको वेजेस दे रहे हैं अपन, वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उसका काम ही वो है, तो ये डायरेक्ट लेबर। डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन अ लेबोरेटरी। फैक्ट्री ओवरहेड्स। वो फैक्ट्री के अंदर ये सब चलते रहता है। एडमिन मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस, इमेजिन करो, वहां पे विमान कोई उड़ा रहा है, कोई बम बिम फोड़ रहा है, वो केमिकल में डाल के देख रहा है कैसा लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में होंगे क्या ये सब? No, it will happen in a factory, factory rates. Wages for handling material. Indirect labor. ये डायरेक्ट लेबर है ना? अरे लेबर लोग का काम क्या रहता है? लेबर मतलब समझते हो? तुमको एक ही चीज लग रहा है, सर मशीनरी चला रहा, क्या बस उतना की लेबर है? अरे माल लाना रखना ये सब करना लेबर का ही काम होता है। स्टोर कीपर वेजेस। डायरेक्ट लेबर यार, स्टोर कीपर मतलब होता है रॉ मटेरियल को संभालने वाला। स्टोर मतलब होता है रॉ मटेरियल, कीपर मतलब उसको ध्यान देने वाला, रॉ मटेरियल पे ध्यान देने वाले के वेजेस, डायरेक्ट लेबर। चीफ चीफ अकाउंटेंट सैलरी।
एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अभी बहुत लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, वो कंफ्यूजन भी 2 मिनट में दूर कर देता हूँ। सर आपने कल तो इतने इज्जत से बड़े बड़े अक्षरों में बता दिया हमको, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, तो ये फिर इनडायरेक्ट किधर गया? ओके, ऑल देखो, डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल ही है, डायरेक्ट लेबर लेबर ही है, बट इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर ये ओवरहेड का पार्ट हो जाता है, और फिर वो ओवरहेड के बारे में सोचना पड़ता है कि किधर जाएगा। जैसा कि अकाउंटेंट की सैलरी, ऑब्वियसली ये लेबर जैसा काम कर रहा है पर वो इनडायरेक्ट लेबर है, तो बेसिकली बन जाएगा ओवरहेड। और अकाउंटेंट किधर बैठता है? ऑफिस में, तो वो उसका क्या बोल लेंगे अपन? एडमिनिस्ट्रेशन। समझा अभी? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, ऑडिटर्स फीस, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट, और कोई ऑप्शन? एडमिनिस्ट्रेशन। अबे सैलरी नहीं देते ऑडिटर को, प्रॉपर पेमेंट होता है, लेबर की तो बात ही नहीं आती। तुम क्या लेबर बनने के लिए काम कर रहे हो क्या? हाँ, इट्स एडमिन। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, सेलिंग, लुब्रिकेंट फॉर स्टीविंग मशीन, इनडायरेक्ट मटेरियल। करेक्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल जाता है फैक्ट्री में, तुम करेक्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल वो जाता है फैक्ट्री में। फ्लॉपी डिस्क फॉर जनरल ऑफिस कंप्यूटर, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑफिस फोटोकॉपिंग मशीन, एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस वर्ड आया कि ढेरे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट। मार्केट रिसर्च अंडरटेकन प्रायर टू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, अभी देखो ये है रिसर्च, ठीक है, रिसर्च अंडरटेकन प्रायर लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट। लॉन्च मतलब वो प्रोडक्ट बना रहा, अभी उसको कहाँ पे उतारना है, ठीक है। मूवी लॉन्चिंग होती है, कार लॉन्च होता है, मोबाइल लॉन्च होता है, मतलब वो बन गया क्या प्रोडक्ट? हाँ, सिर्फ बन तो गया, पर मुझे ये सोचना है कि किधर रिलीज करना, ये समझा क्या तुमको? ओके, तो इसके लिए मैंने ये किया। और क्या बेस मतलब कोई भी लॉन्च किधर करेगा एक आधी चीज जहां पे अच्छा सेल होगा, समझ रहे क्या? इट विल बी अ सेलिंग। हाँ, अभी नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट कब होता था? मैं रिसर्च कर रहा हूं कि कोई चीज बनेगी या नहीं बनेगी। समझो, मैं एक आधे काम पे खर्चा कर रहा हूं, और सपोज कोरोना वैक्सीन, बेस्ट एग्जांपल। वो कोरोना वैक्सीन के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो कोई भी रिसर्च कर रहा है उसको हर एक को वैक्सीन मिल रही क्या? नहीं मिलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अगर बन गई तो वो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नहीं मिली तो इट्स अ सम कॉस्ट, वो कॉस्टिंग में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? पर ये रिसर्च किस चीज की हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, किसकी रिसर्च हो रही है? वो प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट बन चुका है, सिर्फ उसको कहाँ पे तो जाके अनवील करना है। बहुत बार तुमने देखे रहेंगे टीवी पे कार मतलब कार का लॉन्चिंग होता है या मोबाइल का लॉन्चिंग होता है, तो ये सब खर्चे एक बड़े से लेवल पे की जाती है क्योंकि उसका सेल बढ़ सके, तो इट इज सेलिंग। कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल में डाल दो, डायरेक्ट मटेरियल। रॉयल्टी पेड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, रॉयल्टी पेड। ओके, तुमको किसी को भी नहीं पता है, नया आइटम है ये, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये थोड़ी देर में बता दूंगा, फिलहाल डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के रखो।
किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रॉयल्टी? रॉयल्टी वर्ड का मतलब उसको रेंट बोलते हैं। ये बिल्डिंग किसी की मालकी की है, हम उसको यूज कर रहे हैं, ये किसी का, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन नहीं होता। इसमें से भी 150-200 बच्चे ही निकलते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वेरी गुड। इन्वेंशन जहां पे आता है ना वहां की बातें चलती है, ये रॉयल्टी वहां का होता है। जैसे आज के तारीख में तो सबके घर पे एलईडी रहेगा ना, तो सीएफएल रहेगा। उसके पहले ना बल्ब आते थे पुराने जमाने में, ठीक है? तो जो बल्ब है वो किसने इन्वेंट किया था, किसी को पता है? थॉमस अल्वा एडिसन। तो अभी भी आज के तारीख में भी अगर वो बल्ब बनता है तो 15 पैसे उसको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। थॉमस अल्वा एडिसन का अभी तक फंड है, तो उनको रॉयल्टी पे करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने इन्वेंशन किया है। अभी भी जो कंपनी सीएफएल ने, एलईडी नहीं, वो जो पुराने वाले बल्ब पता है ना बीच में ऐसे ऐसे तार रहता, तो वो वाला अगर कोई बनाती है कंपनी तो उसको अभी भी पर बल्ब 15 पैसे की रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, ठीक है? तो रॉयल्टी मतलब किसी ने कुछ इन्वेंशन किया है और वो बोलता है कि अब ये सब लोग यूज करो, पर फिर वो बोलता है मेरा क्या फायदा, तो वो बोलते हैं कि ठीक है हम तेरा इन्वेंशन यूज कर रहे हैं, हम तुझे कुछ पैसे दे देंगे, उसको रॉयल्टी बोला जाता है। तो रॉयल्टी ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, ठीक है? और दो एक दो खर्चे हैं, पर ये मैं बोल दूंगा बाद में, स्टार्टिंग पेज में लिख दो, जाओ लगे एक, वहां से एक आध लाइन छोड़ो और उसके नीचे लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस एग्जाम्पल में रॉयल्टी, जैसे जैसे आएंगे मैं बोलते जाऊंगा, और जिनको नहीं पता वो एक्सप्लेनेशन लिख सकते कि व्हाट इज रॉयल्टी तुम्हारी भाषा में। ओके, रोड लाइसेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल्स क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्ट। अमाउंट पेएबल टू द कंपनी फॉर ब्रॉडकास्टिंग म्यूजिक थ्रू आउट द फैक्ट्री। क्या मजाक है, फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर है फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ, अभी जरूरी क्यों है? ठीक है, इसके ऊपर डिबेटेबल है बहुत सारे इश्यूज। अरे पर क्यों लगाता कोई भी फैक्ट्री के अंदर म्यूजिक सिस्टम? लेबर अच्छा काम करना है, अगर देखो गाने सुनेगा लेबर मस्त सा। अभी तुम जब अकाउंट्स के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हेडफोन लगाते कि नहीं? अभी कैसे लगाते रे? अगर ठीक है, जिसको किसी को एक आध दो तो भी रहेंगे ऐसे नमूने जिनको गाने के साथ पढ़ाई अच्छी होती है, अगर वो गाने का बीट बढ़ता है, ठीक है, तो तुम्हारे सॉल्व करने की स्पीड नहीं बढ़ती। किन मुर्दों के साथ में बैठे हो? ओके, जनरली म्यूजिक क्यों लगाई रहती है कि वो जो लेबर होता है वो एनर्जेटिक फील करे और काम करे, उसको स्लीपी ना लगाए, ऐसा, उसकी वजह से। तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक्चुअली म्यूजिक लगाने का मेन है कि एम्प्लॉय सोए ना। हाँ, ये एक नंबर एग्जांपल दे दिया भाई ने। जिम में म्यूजिक लगा, अगर सपोज देखा जाए जिम में उसके अंदर म्यूजिक ही नहीं है, तो कैसा वर्कआउट होगा? सर हमको क्या पता, हम तो दूर से देखे, हम तो अंदर गए ही नहीं। हाँ, तो वो जानबूझ के ऐसे वाले म्यूजिक लगाते हैं, हाई बीट्स वाले, कि सामने वाला 5 किलो उठाना रहा तो 50 किलो उठा लेता है, ठीक है? बाद में किधर जाता अलग बात है। तो इट्स अ फैक्ट्री ओवरहेड्स, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, समझ गया? सर थेरी थेरी बहुत पढ़ा ली है, कल तो एकदम ज्ञान लेके बोले कि 100 मार्क का पूरा प्रैक्टिकल लिख सकते हैं, पर पढ़ा रहे कल से तो थेरी। हाँ, कैसा है, नया नया सब्जेक्ट है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा फीलिंग टाइप्स में करना पड़ता, बाद में थ्योरी के लिए तरसेंगे, थ्योरीज नहीं मिलेंगी, सिर्फ प्रैक्टिकल रहेगा। तो ठीक है, ये थोड़ा सा तो वो बोलते हुए थोड़ा प्रैक्टिकल पे शुरू कर देते। तो कुछ क्वेश्चंस पे आते। अभी जो ओवरहेड्स था, फंक्शन के हिसाब से चार पार्ट में डिवाइड हो, चार टाइप्स में डिवाइड होता है फंक्शन के हिसाब से। अभी तक करे कौन से चार टाइप्स थे वो?
फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी तरीके से उसके वेरिएबिलिटी के हिसाब से वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है वेरिएबल फैक्ट्री और वेरिएबल ओवरहेड्स, दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स, एंड उसके बाद का होता है सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो अभी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स, ये क्या होता है? वेरिएबल ओवरहेड मतलब जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो। प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो भी ओवरहेड बढ़ता है, प्रोडक्शन कम होता है वो भी खर्चा कम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। फिक्स मतलब प्रोडक्शन कुछ भी रन दो, ओवरहेड सेम रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फिक्स्ड ऐसा बोला जाता है। सेमी वेरिएबल मतलब कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी नहीं बढ़ता है, कुछ पार्ट तक फिक्स होता है, कुछ पार्ट तक वेरिएबल होता है, उसको सेमी वेरिएबल बोला जाता है। सर एग्जांपल, अभी एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे कुछ देना है, सपोज बीसीए के केस में, अभी नोट ये प्रिंट करके जितने बच्चे उतने बच्चों को देना पड़ेगा। बच्चे ज्यादा आ गए, प्रिंटिंग का खर्चा ज्यादा, बच्चे कम आ गए, प्रिंटिंग का खर्चा कम, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? वेरिएबल। रॉ मटेरियल क्या लगता है? वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स? वेरिएबल। ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, ज्यादा मटेरियल लगेगा, कम यूज करूंगा, कम लगेगा। समझ में आया? वेरिएबल। फिक्स, बीसी के केस में एग्जांपल देना है रेंट। अभी कोरोना की वजह से 8-10 महीने बंद था, तो रेंट देना पड़ेगा, यस। तो एक भी बच्चा आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मालिक तो बोलेगा भाई तुमने इसको ऑक्यूपाई किया है, तुमको रेंट देना पड़ेगा, तो वी हैव टू पे द रेंट, तो उसको बोलेंगे फिक्स। देखो एडमिशन कम हो, ज्यादा हो, नहीं हो, कुछ भी हो, रेंट तो देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे अपन फिक्स्ड। ओके, अगर मुझे कंपनी का केस में बोलना है डेप्रीसिएशन। अभी सपोज तुम्हारी 2 व्हीलर है, अभी तुम लॉकडाउन में यूज नहीं करे 6-7 महीने, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? क्यों? मतलब एक बार शुरू हो गया डेप्रिसिएशन तो उसको रोकते क्या बात में? यूज करो मत करो उससे फर्क नहीं पड़ता, डेप्रिसिएशन तो लगा है ना, तो मतलब डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। और समझ में आ रहा है क्या? वो है मतलब जो यूनिट के प्रोडक्शन से उसका संबंध नहीं है पर वो लगते रहेगा टाइम के साथ, उसको बोलेंगे अपन फिक्स्ड। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल मतलब कुछ हद तक फिक्स और थोड़े हद तक चेंज। इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे देना है पोस्टपेड फोन का बिल। अब पोस्टपेड के ना बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि तुमको 500 रुपए 700 रुपए ऐसा मंथली चार्ज करते, उसके अंदर वो बोलते फलाना ढमकाना फ्री, कि इतना इंटरनेट फ्री, इतने कॉल्स फ्री, इतने एसएमएस फ्री, ऐसा कुछ तो बोल देते। सपोज तुमको 40,000 सेकंड्स फ्री दे दिए और 40,000 सेकंड खत्म हो गए तो थोड़ा और 20-40 रुपए का रिचार्ज मारो और सेकंड आते, फिर उसको यूज करो और उस हिसाब से चलो। समझा? तो ये हो गया सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल मतलब नॉर्मली 500 या 600 रुपए जो भी तुम्हारा प्लान है वो फिक्स हो गया खर्चा। अगर उसका उससे ज्यादा यूज ही नहीं करे तो 600 तो देना, अगर मैं यूज ही नहीं करा 1 महीना तो फिर देना पड़ेगा क्या? प्रीपेड में तो एक बार नहीं लग सकता, पर पोस्टपेड में तो लगते, महीने का उतना देना पड़ता, भाई तुम यूज कर मत कर, मतलब 600 रुपए तो फिक्स हो गया। अगर थोड़ा उसमें जो लिमिट दी है उससे ज्यादा यूज कर लिया तो फिर लगेगा। ओके, लिमिटेड थाली, कभी थाली खाने को गए हैं तो लिमिटेड थाली कंसेप्ट होता है। लिमिटेड थाली में क्या होता है? सब्जी रोटी सब एक आराम से दे देते हैं, अगर उतने में खा के उड़ गए तो हो गया तुम्हारा फिक्स खर्चा। अदरवाइज उसको जाके बोल रहे हो और दे, रोटियां दे, दाल दे, सब्जी दे, ऐसा कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ मांग लिए तो उसका बिल क्या करेगा? वो ऐड करेगा, तो वो हो जाएगा सेमी वेरिएबल। समझा? और अनलिमिटेड थाली, अबे हाउले में कॉस्ट पूछ रहा, कितना खाता वो थोड़ी पूछ रहा वो फिक्स्ड हो गया, तुम खाओ मत खाओ उतने थाली का पैसा देना पड़ेगा, वो हो गया फिक्स। पर लिमिटेड थाली क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल। उतने में तुम्हारा काम बन गया तो फिक्स, और उससे थोड़ा वो ज्यादा लगा तो ये वेरिएबल। जेपा वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स। सर फिर से हमको पागल बना है, प्रैक्टिकल बोल के थ्योरी सिखाए? नहीं नहीं, उसके क्वेश्चन है। अभी ये सुनो, कॉस्टिंग, अभी मोरलेस पहला लेक्चर पकड़ो, ज्यादा भी कहाँ हुआ है। कॉस्टिंग शुरू हुई है इस क्वेश्चन से,
कॉस्टिंग खत्म भी इसी क्वेश्चन से होंगे, बट सिर्फ फर्क इतना रहेगा, यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ, वहां पे तुम बताएंगे और मैं सुनूंगा, इतना ही फर्क है। ये मेरी भविष्यवाणी सुन लो, कॉस्टिंग हर बैच में यही होता है, इसी क्वेश्चन से शुरू होती है और इसी क्वेश्चन पे खत्म होती है। बट प्रॉब्लम क्या है, इतना बोलने के बाद भी बच्चे का टैलेंट तो देखो, लास्ट लेक्चर में भी सर इसको कैसा करते हैं। तो देखो ये जो सिखा रहा हूँ वो ऑलमोस्ट अभी कॉस्टिंग में है तुम्हारे 15 चैप्टर्स, 15 में से अपन वो एक दो चैप्टर्स को ऐसा भरत मिलाप करके दो दो कर के 13 चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे। तो 13 चैप्टर में से ऑलमोस्ट 10 चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है जो अभी अपन कर रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद भी सर आप हमारे लिमिट्स को जानते, इतना बोलने के बाद भी लास्ट लेक्चर के टाइम पे आधे बच्चे करते कैसा है, वैसा मत होने दो। वैसा बहुत सारे बैचेस में नहीं होता है, पर कुछ कुछ बैचेस में हो चुका है, तो वैसा मत होने दो। तो ये इतना बेसिक्स है कि मतलब बेसिकली समझ रहे हैं ना, 13 में से 10 चैप्टर बोल रहा हूँ, मतलब हर चैप्टर में लगेगा ऑलमोस्ट, तो ये तुमको आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ और फिर वो तुम करेंगे, तो उसको साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सपोज तुमको बोला है कि आउटपुट एंड ओवरहेड्स, ओवरहेड्स को शॉर्टकट में OH लिखते हैं। सर कौन से शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चों को, ठीक है। तो जो मॉड्यूल यूज करता है, मॉड्यूल में जो भी शॉर्टकट यूज हुआ है तुम बिंदास यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल में यूज नहीं हुआ बिंदास यूज नहीं करना, तो तुम नहीं यूज करना। अगर मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे को अलाउड है, मैं सीए बन गया तो मैं कर सकता, तुम स्टूडेंट है, तुमको पास होने का है, तो तुमको तो पूरा इज्जत से लिखना पड़ेगा। तो ओवरहेड सर अलाउड है कि नहीं है बोलो, अलाउड है, OH लिख सकते हो। ओके, आउटपुट एंड ओवरहेड, सपोज 3000 आउटपुट के लिए खर्चा है 7000 और 5000 के लिए है 11000। ओके, अब ये है सेमी वेरिएबल, ठीक है। कैलकुलेटर पे करके देखो 2 मिनट के लिए, ये 2 मिनट के लिए क्वेश्चन मार्क रखो। अगर 3000 के लिए 7000 खर्चा, तो 5000 के लिए कितना होना चाहिए, 11000 आया कि 11600 नहीं। देखो अगर 2 मिनट रुको, ये 7000 होता और ये भी 7000 होता, मतलब आउटपुट कुछ भी रहो, खर्चा क्या है सेम है, तो मैं इसको क्या बोलता था, फिक्स। अगर ये 7000 है और ये 11600 है, तो मैं इसको क्या बोलता था, वेरिएबल। समझ में आ रहा है, पर ये चेंज हुआ क्या एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन में, नहीं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अभी समझा क्या फर्क। अगर ये 3000 को भी 7000 है, 5000 यूनिट को भी 7000 है, तो फिर 3000 यूनिट के लिए 7000 खर्चा और 5000 यूनिट के लिए 11600, मतलब वो एक हर यूनिट के लिए चेंज हो रहा है, मतलब वो हो गया वेरिएबल। पर एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होता है, मतलब वो क्या होता है, सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल में क्या लफड़ा है, इसमें दोनों है, कुछ कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ कुछ पार्ट वेरिएबल है। तुम्हारा काम ये होता है, कौन से भी क्वेश्चन में जैसे ही सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे दी, तो ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड करे, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो हाउ टू फाइंड कि कितना पार्ट उसमें फिक्स है और कितना पार्ट वेरिएबल है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये आराम से लिखने को टाइम दूंगा, सिर्फ ध्यान दो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। ओके, चेंज इन कॉस्ट कितना चेंज हुआ, 7000 से 11000, मतलब कितना चेंज हुआ, 4000। चेंज इन आउटपुट 3000 से 5000, मतलब 2000, तो कितना चेंज हुआ, 2। तो हमेशा ऐसा लिखते लोग नहीं, ₹2 पर यूनिट, पूरे माँ बाप 2, सिर्फ 2 लिखेंगे वह क्या बोलते हैं अनाथ हो जाएगा, उसको पूरा रुपीस पर यूनिट सब इज्जत से लिखना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, यू आर नाउ इन सीए टर्म। तो ₹2 पर यूनिट, मतलब हर एक यूनिट के लिए ₹2 खर्चा है। फिर ये केस 1 पकड़ो, ये केस 2 पकड़ो, कौन सी भी केस से चालू कर सकते हो जो तुम्हारी इच्छा है, कौन सा केस से चालू करना है वो तुम बोलो, केस 1 या 2, 1, ठीक है, केस 2। तो केस 2 में सबसे पहले देखेंगे अपन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है 5000 का, 11000। इसमें से
लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2 इंटू, अपन कौन सा कर रहे हैं? केस टू में कितनी यूनिट है? 5,000, तो 5,000 इंटू 2, 10,000। अगर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दिया तो क्या बचेगा? तो फिक्स कॉस्ट मिल गई मुझे, अरे क्या हो गया, ठीक है, फिक्स कॉस्ट मिल गई मुझे 10,000, सॉरी 1,000। इतना गुस्सा क्यों कर रहे? ठीक है 1,000 फिक्स कॉस्ट आ गई 1,000। उसका मैं और एक तरीके से, अभी केस 1 अगर लेता था तो क्या आता था? केस 1 टोटल कॉस्ट कितनी केस 1 में? टोटल कॉस्ट 7,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी यूनिट है? 3,000 पर यूनिट 2, तो 3,000 इंटू 2 6,000, तो बचा कितना? कॉस्ट 1,000। समझा क्या? मतलब दोनों केस में 1,000 आ रहा है। तो एग्जाम में तुम कौन सी भी एक केस उठा सकते हो, पहला या दूसरा, और उसके थ्रू तुम वेरिएबल और फिक्स दोनों निकाल सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट कितनी मिली अपने को? 2 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट कितनी मिली? 1,000। समझा क्या? उसके लिए पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग के पेज पे फॉर्मूला। वो नहीं है, स्टार्टिंग के पेज पे भी लिखना है, लास्ट पेज पे भी। लास्ट पेज पे तुम्हारी इच्छा। अभी मेरे को बोले रिवीजन तो करेंगे कि नहीं एग्जाम के पहले, वो स्टार्टिंग के पेजेस उसमें सब आ जाता, फिर लास्ट पेज पे तुम्हारे को अलग एक्स्ट्रा काम करना है। हाँ, तो का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, इधर ही फर्स्ट पेज पे सेकंड फॉर्मूला। वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज, वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, इनटू 100। इससे क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज। तो एक एग्जांपल के तौर पे, ये तुमको समझ गया क्या? लिखने की जरूरत है क्या? लिखना तो लिख लो। एक अभी क्वेश्चंस तुमको करने हैं, लिख लो एक एग्जांपल लगा। तो अभी ये फर्स्ट पेज पे नहीं लिखना है, वो तो एक दो पेजेस छोड़ो, उसके बाद लिखो एग्जांपल, और फिर ये क्लास एग्जांपल बोल के लिख सकते हैं। क्लास एग्जांपल, आउटपुट 3,000 5,000, ओवरहेड 7,000 11,000। फाइंड फिक्स कॉस्ट, फाइंड फिक्स कॉस्ट, फाइंड फिक्स कॉस्ट।
हो गया? तो अभी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22 डालो, और ये तुम्हारे सामने है क्वेश्चन नंबर 22, सबमिट 1 एंड 2 अभी यहाँ पे सॉल्व करो, फटाफट आंसर मुझे बोलेंगे तुम। सबमिट नंबर 1 एंड 2 के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 22, सबमिट 1 एंड 2 अभी सॉल्व करो फटाफट, क्या आंसर देंगे, फिक्स कॉस्ट, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, कैलकुलेटर पे नहीं, प्रॉपर ऐसा लिखना जैसा मैंने अभी लिखा था। आंसर फास्ट आना जरूरी नहीं है, विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन आना जरूरी है। हो गए क्या दोनों? कितने लोगों के? कैसा इजी लगा? बस ऐसा इजी लास्ट चैप्टर के टाइम भी बोलना मुझे। 14, 14, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 22। अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो तुमको जब मिलेंगे समझ में आ जाएगा। कितने लोगों का एक हो गया? एक भी नहीं हुआ ऐसा, कितने लोग, अभी भी इतना टाइम लग रहा? इतना स्लो कैसा जमेगा बबुआ? फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है? 5000 फिक्स, फिक्स ही पूछ रहा, 5000। सेकंड का
7,500. Let's check the answer. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स 25,000 45,000, तो डिफरेंस आएगा 20,000. चेंज इन यूनिट्स कितना है 10,000 10,000 20,000, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा ₹2 पर यूनिट. केस 1 लेंगे अपन. टोटल कॉस्ट कितनी है 25,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 2 इंटू कितने यूनिट्स है 10,000, तो 20,000. फिक्स कॉस्ट आएगी 5. तुम केस 2 लिए तो भी सेम आंसर आता है 20 इंटू 2 40,000, टोटल कॉस्ट 45, फिक्स कॉस्ट विल बिकम्स 5. तो फर्स्ट का आंसर आना चाहिए 5,000. कितने लोगों का आ गया आंसर? ओके. सेकेंड के केस में चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट सेम. चेंज इन कॉस्ट कितना है 48,125 एंड 64,375. डिफरेंस कितना गया 16,250 डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट 12,500 17,500 5,000, तो कॉस्ट पर यूनिट आएगा 3.25 इतना आएगा. तो केस 1 सिनारियो अगर लेते अपन टोटल कॉस्ट 48,125, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो 46,25, तो तुमको फिक्स कॉस्ट आएगी 7,000. समझा? अभी गयो अच्छी बात है. तो आज के लिए अपन इधर ही रुकेंगे. वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे.